1 भाषा, लिपि और व्याकरण। भाषा। मम्मी, आज आप खुशी से झूम उठेंगी। क्यों? मम्मी, मैं कविता वाचन प्रतियोगिता में प्रथम आया हूँ। सच? कविता वाचन प्रतियोगिता में पहला स्थान पाकर घर लौटे श्रेष्ठ ने खुशी में मम्मी को आवाज लगाई और कहा, मम्मी, आज आप खुशी से झूम उठेंगी। मम्मी ने क्यों पूछने पर उसने उत्साह से भरकर कहा, मम्मी, मैं कविता वाचन प्रतियोगिता में प्रथम आया हूँ। यह सुनकर मम्मी के मुंह से निकला, सच? और उन्होंने श्रेष्ठ को गले से लगा लिया। चलिए, अब आपको एक और घटना सुनाते हैं। सरस के दादाजी ने उसे एक पर्ची पर अखबार का नाम लिखकर दिया और सामने की दुकान से अखबार मंगवाया। सरस जब दुकानदार के पास गया तो उसने पर्ची पढ़कर उसे अखबार दिया। सरस अखबार लेकर दादाजी के पास आ गया। बच्चों, देखा आपने, पहले उदाहरण में जहाँ श्रेष्ठ व मम्मी ने बोलकर तथा सुनकर एक दूसरे की बात समझी, वहीं दूसरे उदाहरण में दादाजी ने पर्ची पर लिखकर अखबार मंगवाया तथा दुकानदार ने पर्ची में लिखी बातों को पढ़कर सरस को अखबार दिया। बोलकर, सुनकर, लिखकर तथा पढ़कर विचार को जानने का यही साधन भाषा है। इसे हम इस रूप में भी कह सकते हैं कि जिस साधन के द्वारा हम बोलकर या लिखकर अपने मन की बात दूसरों को समझा सके तथा दूसरों की बात को सुनकर या पढ़कर समझ सके, उसे भाषा कहते हैं। कभी कभी व्यक्ति इशारों से भी अपने भाव प्रकट करना चाहता है, लेकिन इशारों से समझाया जाने वाला यह भाव भाषा के अंतर्गत नहीं आता, क्योंकि इशारों से हर भाव प्रकट नहीं किया जा सकता। अतः भाषा के मुख्यतः 2 रूप होते हैं। पहला, मौखिक भाषा, बोलने व सुनने के माध्यम से जो भाव या विचार हम तक पहुंचते हैं या हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, वे मौखिक भाषा के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण, रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, भाषण। दूसरी, लिखित भाषा, लिखने व पढ़ने के माध्यम से जो भाव या विचार हम तक पहुंचते हैं या हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, वे लिखित भाषा के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण, पत्रिकाएं, पुस्तकें, समाचार पत्र, पत्र। हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली, पढ़ी और लिखी जाती हैं, जैसे हिंदी, उर्दू, पंजाबी, गुजराती, अंग्रेजी आदि। हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। लिपि, बोलने के लिए हम जिन ध्वनियों का प्रयोग करते हैं, उन्हें लिखकर समझाने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं। ये चिन्ह ही लिपि कहलाते हैं। इन चिन्हों की सहायता से हम अपने मन के भावों को लिखकर व्यक्त कर सकते हैं। लिपि द्वारा ही ज्ञान, विज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता है। अतः कहा जा सकता है कि मुख से निकलने वाली प्रत्येक ध्वनि के लिए निश्चित किए गए चिन्ह लिपि कहलाते हैं। हिंदी, संस्कृत एवं मराठी भाषा की लिपि देवनागरी, पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी, उर्दू की फारसी तथा अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। व्याकरण, भाषा को शुद्ध तथा स्पष्ट बनाए रखने के लिए कुछ नियम बनाने पड़ते हैं। ये नियम व्याकरण के नियम या व्याकरण कहलाते हैं। जिस तरह
यातायात के नियमों के अनुसार यातायात को संचारित व नियंत्रित करना होता है, उसी तरह व्याकरण वर्णों, शब्दों व वाक्यों के समूह नियंत्रित करता है। नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। साक्षी विद्यालय जाता है, राकेश खाना खाती है, हम मेला देखने जाऊंगा। पर लिखे वाक्य अशुद्ध हैं। व्याकरण के नियम ही हमें इनके शुद्ध या अशुद्ध होने की जानकारी देते हैं तथा यह बताते हैं कि ऊपर जो वाक्य दिए गए हैं उनमें कर्ता का जो लिंग, वचन और कारक है उसी के अनुसार क्रिया आदि का रूप होना चाहिए। उपर्युक्त वाक्यों का सही रूप इस प्रकार होगा। साक्षी विद्यालय जाती है, राकेश खाना खाता है, मैं मेला देखने जाऊंगा। किसी भी भाषा को शुद्ध बोलने, लिखने तथा पढ़ने के नियमों का ज्ञान करवाने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। हमने सीखा, जिस साधन के द्वारा हम लिखकर या बोलकर अपने मन की बात दूसरों को समझा सके या दूसरों की बात को समझ सके उसे भाषा कहते हैं। भाषा के दो मुख्य रूप हैं। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। मुख से निकलने वाली प्रत्येक ध्वनि के लिए निश्चित किए गए चिन्ह लिपि कहलाते हैं। लिपि द्वारा ही ज्ञान विज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता है। हिंदी, संस्कृत एवं मराठी भाषा की लिपि देवनागरी, पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी तथा अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। किसी भी भाषा को शुद्ध बोलने, लिखने तथा पढ़ने के नियमों का ज्ञान करवाने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं।